हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बगला एक्सप्लेन चैनल पे। और अभी मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ इंट्रोडक्शन देने के, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग साल कूपर नाम के एक बंदे को देखते हैं और ये जिस फैमिली की गुलामी किया करता था, इसी ने उसे धोखा दिया और इसके ऊपर आरोप लगा के इसे तुरंत फांसी के फंदे पे लटका देने का ऑर्डर दे दिया। बेशक साल को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मालिक के ऊपर सॉर्ड लेके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मालिक के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि उसने कसम खाई हुई थी जो फैमिली की तरफ से दी जाती है, इसलिए वो अटैक उसके ऊपर ही हो जाता है। साल बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कूपर फैमिली के नाम कर दी, लेकिन इसके बावजूद उसे धोखा ही मिला। साल कसम खाता है कि अगर उसे कभी दोबारा मौका मिलता है तो वो बेशक इन सभी लोगों को टुकड़े टुकड़े करके मारेगा। और इसी के बाद साल मारा जाता है, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि वो दोबारा रिकार्नेट हो जाता है उसी के रूप में जब वो 3 साल का बच्चा हुआ करता था। इसके बाद वो तुरंत उठ के बैठ जाता है और उसे ये जगह जानी पहचाने लग रही थी, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डालता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन साल उसे घूर के देखता है जैसे कि वो उसे अभी मार ही डालेगा, लेकिन वो औरत उसके मुंह के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि अभी अंडे से बाहर निकला नहीं और मुझे ही घूर रहा है। जिसके बाद जब साल पानी के ऊपर अपनी शकल देखता है तो फिर उसे याद आता है कि वो दोबारा रिकार्नेट हो गया है और 3 साल का बन चुका है। इसके बाद साल हमें कूपर फैमिली के बारे में बताता है कि वो उनका एक मेंबर हुआ करता था जिन्हें शैडोज कहा जाता है और बाकी शैडोज के साथ उसे भी बड़े होते होते ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, जहाँ पे उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और शैडोज का काम खून करना, बदला लेना, जानकारी इकट्ठा करना, ये सभी काम होते हैं। एक तरह से तुम इन्हें असैसिन समझ सकते हो जिनको कूपर फैमिली की तरफ से काम दिए जाते थे और इन सभी चीजों के बदले में फैमिली उन्हें हमेशा कुछ न कुछ दिया करती थी, जैसे कि पैसा, शोहरत और इज्जत। इसलिए शैडोज ये सभी चीजें सह लेते थे क्योंकि किसको भाई इज्जत नहीं चाहिए। कोई भी अनाथ बच्चा किसी फैमिली के लिए सब कुछ सह लेगा अगर उन्हें प्यार और पैसा मिलता है। और इसीलिए साल ने भी शैडो बनने का फैसला किया था, ना कि उसे बुली ना होना पड़े। और उसने नर्क की तरह ट्रेनिंग की ताकि वो अपने टैलेंट को और भी ज्यादा निखार सके, लेकिन उसे कभी भी सीरियसली नहीं लिया गया और उसे हमेशा ऐसे ऑर्डर दिए जाते थे जहाँ पे वो हमेशा मारा जा सकता है, जैसे कि कई सारे ताकतवर एनिमीज को मार देना, पूरी सिटी के अंदर नरसंहार मचा देना। लेकिन साल हमेशा उनके साथ लड़ता और हमेशा वापस आता, चाहे जितनी भी बार उसे ऐसे मिशन दिए जाए। उसने हर एक बैटल कॉपर फैमिली के लिए जीता, लेकिन इसके बावजूद फैमिली ने उसे कभी भी इज्जत नहीं दी। साल को हमेशा लगता था कि फैमिली उसे सुप्रीम रिवॉर्ड देगी, लेकिन उसके बदले में साल को सिर्फ धोखा मिला और तुरंत मौत। और तब जाके साल को पता चला कि शैडोज का मतलब क्या होता है। कूपर फैमिली का एक लौता बेटा साल को बताता है कि उन्हें शैडो इसलिए बनाया गया था ताकि उनकी ताकत को उनसे छीना जा सके, और जब उन्हें शैडो बनाया जाता है तब उनके ऊपर शैडो ओथ यानी शैडो कसम डाल दी जाती है। और शैडो ओथ की वजह से उनकी जितनी भी ताकत होती है वो सभी उस बंदे के पास जाती है जिसने ये कसम डाली होती है, और जो भी डैमेज ओनर को होता है जिसने कसम दी होती है वो शैडोज के पास जाता है। यानी शैडोज की पावर ओनर के पास जाएगी और ओनर का डैमेज शैडोज के पास। साल को इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर बहुत जोरों से हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। वो हमला उल्टा साल के ऊपर ही हो जाता है, जिससे साल बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन साल ने यहाँ पे ब्लड मैजिक ऑफ रिवर्सल शैडो ओथ को सीख लिया था, जिसकी मदद से वो ओथ को रिवर्स कर सकता था और एलन जो कि फैमिली का हेड था, साल उसे वो अपनी सारी चीजें छीन सकता था जो एलन ने उसे छीनी थी। इसलिए साल कसम खाता है कि वो इस लाइफ के अंदर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने देगा। लेकिन उसी टाइम पे उसे भूख लग जाती है और तब उसकी नजर एक चूहे के ऊपर पड़ती है, तो वो मुस्कुराते हुए चूहे की तरफ देखने लगता है। साल बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान और बैटलफील्ड के दौरान वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो अक्सर वो लोग चूहे ही खाया करते थे क्योंकि उसका मीट इंसानों से ज्यादा लजीज होता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे 2 लोग आते हैं जो कि साल को सेरेमनी के लिए लेके जाने वाले थे, और इसके बाद ही साल को शैडो बना दिया गया था। लेकिन साल फैसला करता है कि वो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद वो एक बंदे की हाथ को काट लेता है और खुद को आजाद कर लेता है, तो वो बंदा गुस्से में साल के ऊपर हमला करता है, लेकिन साल नीचे झुक के उसके अटैक को डॉज करता है और उसकी शॉट को कमान से बाहर निकाल के उसके ही हाथ को काट देता है। इससे दूसरा बंदा ये देख के हैरान हो जाता है कि साल एक शॉट को इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे साल अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा अपना बदला लेने के लिए। जिसके बाद हमें फिर से शैडो ओथ के बारे में बताया जाता है कि ये एक ब्लड मैजिक होता है, जिसकी मदद से कास्टर थोड़े से ब्लड का इस्तेमाल करके किसी लोगों के ऊपर मैजिक दे सकता है, जिसकी मदद से वो टारगेट को अपना शैडो बना सकता है। शैडो कभी भी अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और मास्टर को जो भी डैमेज होगा वो शैडो सहेगा, और शैडो को जो भी एबिलिटी होंगी वो सभी मास्टर को पहुंचा करेंगी। और बेशक ये बहुत ज्यादा क्रूवल मैजिक हुआ करता था, इसलिए अंपायर ने 100 सालों पहले ही इन सभी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिनके अंदर शैडो ओथ
ओथ हुआ करती थी ताकि लोग उसका कभी भी दोबारा इस्तेमाल न कर सकें। जिसके बाद हम लोग एलन को देखते हैं जो कि कूपर फैमिली का हायर यानी कि उत्तराधिकारी बनने वाला था और एलन उस गार्ड के ऊपर थप्पड़ मार रहा था जो वहाँ पे बच चुका था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एलन की मदर आती है जिनका नाम हेरा कूपर था और वो एलन को समझाती है कि उन्हें जो करना है वो करने दो और वैसे भी साल का जन्म ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे उसका जंगली होना बेशक नॉर्मल है। और वो अपने बेटे के कान में कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें क्या बताया था। तो फिर एलन शांत हो जाता है। जिसके बाद हेरा वहाँ से जाते हुए अपने लोगों से कहती है कि इस जगह को पूरा खाली कर दो, एलन को किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एलन वहाँ पे वाइन का एक ग्लास भरता है और उन लोगों से कहता है कि वो सभी अब से उनकी फैमिली की शैडो आर्मी बनने वाले हैं, इसलिए वो सभी कसम खाने वाले हैं। जिसपे बाकी बच्चे तो कसम खा लेते हैं लेकिन एलन बिल्कुल भी कसम नहीं खाता है। जिसके बाद वो लोग वाइन का गिलास पीते हैं तो सभी बेहोश हो जाते हैं और एलन उनके ऊपर हंसते हुए कहता है बेवकूफ, पानी और शराब के बीच में असर ही नहीं देख पाए। जिसके बाद एलन अपने हाथ की एक उंगली काटता है और वहाँ पे ब्लड का इस्तेमाल करते हुए सेरेमनी को शुरुआत कर देता है और वहाँ पे मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू करता है जिससे उन लोगों के ऊपर शपथ का धारण होने लगता है। और जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती जाती है एलन को पता लगने लगता है कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर होती जा रही है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो तो जीनियस है जीनियस। लेकिन अचानक से उसकी टांग के ऊपर झटका लगता है जिसके बाद वो घुटनों के बल गिर जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है और उसे ऐसा लगने लगता है कि ये शैडो ऑफ ओथ का साइड इफेक्ट है। लेकिन उसकी मदर ने कभी भी इस बारे में उसे बताया नहीं था और वो अपनी मदर को वहाँ पे बुलाने लगता है। उसी टाइम पे साल एलन के पीछे आता है और उसे कहता है कि तू तो कायर है जो अपनी माँ के पीछे छुपता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। तेरी मदर ने ऑर्डर दिया था कि जब तक शैडो ओथ कंप्लीट नहीं हो जाती है कोई भी तुझे परेशान नहीं करेगा और ऊपर से यहाँ पे साउंड प्रूफ स्पेल भी तुम्हारी मदर ने लगा दिया है, इसीलिए जितना चाहे उतना चीख लो लेकिन कोई भी फायदा नहीं होगा। वहीं पे साल एलन को घूरते हुए देख रहा था। एलन हैरानी से पूछता है कि तुम जागे हुए क्यों हो, क्या तुम्हारे ऊपर शैडो ओथ का कोई भी असर नहीं हुआ है। इस पे साल उससे कहता है कि तुम्हारी फट गई है लेकिन मैं तो उसे बहुत ज्यादा जानता हूँ, असल में मैंने शैडो ओथ को रिवर्स कर दिया है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रिस्पॉन्स करने वाले हो। इसके बाद वो अपनी शॉट को जमीन के ऊपर गाड़ता है तो फिर एलन के दिल में दर्द होने लगता है और वो आगे से चिल्लाने लगता है कि इसे रोक दो। वहीं पे साल अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पिछली लाइफ में ये प्राइस दिया था अपना सब कुछ खो के, जो उसका था वो एलन को हो गया था, लेकिन इस दौरान वो एलन से वो सब कुछ छीनने वाला है जो उसका होगा। इसके बाद हमें बस एलन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहीं पे हम लोग हेरा को देखते हैं और उसे लोग बताते हैं कि उसका स्पेल सेटर हो गया है तो हेरा इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हेरा एलन के पास बैठी हुई थी और उसका बटलर हेरा को बताता है कि शायद से यंग मास्टर ने ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया होगा तभी वो बेहोश हो गए होंगे और जो स्पेल टूट चुका था वो किसी सर्वेंट की शैतानी की वजह से हुआ था और उसे पहले ही फांसी पे लटका देने का ऑर्डर दे दिया गया है। वहीं पे बटलर हेरा से कहता है कि यंग मास्टर काफी ज्यादा परेशान है, उनकी उम्र काफी ज्यादा कम है ये सभी चीजें करने के लिए, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा आराम करने देखते हैं। वहीं पे हम लोग एलन को देखते हैं और उसे कुछ भी याद नहीं हुआ था कि अंदर क्या हुआ था और सेरेमनी के दौरान क्या चीजें चल रही थी। वहीं पे हेरा एलन से कहती है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सभी लोग शैडोज हैं और ये दुनिया एक जंगल की तरह है और वो एक। लेकिन एलन आगे से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कूपर फैमिली का हेड है और वो सभी शैडोज उसके मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। जिससे हेरा खुश हो जाती है कि उसके बेटे के अंदर सच में अकल है। वहीं पे हम लोग साल को देखते हैं जो कि पता नहीं कहाँ पे चढ़ा हुआ था और वो मन के अंदर सोचता है कि माँ बेटे का बॉन्ड तो काफी ज्यादा डीप है, लेकिन अभी से एलन कूपर अब से मेरा शैडो है। इसके बाद साल हम लोगों को बताता है कि उसकी पिछली लाइफ में जब वो फैमिली के लिए लड़ाई करता था तब उसने गलती से मैजिक ब्लड कॉटलॉग ढूंढ लिया था जिसके अंदर शैडो ओथ की जानकारी लिखी हुई थी और उसने खुशी खुशी ये फैमिली को वापस लौटा दिया था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इसी चीज से उनका विक्टिम बना है। लेकिन किस्मत ने साल ने उस कैटलॉग के अंदर झांक लिया था और उसे शैडो ओथ के बारे में काफी सारी जानकारी मिल चुकी थी और उसी की वजह से अब वो अपनी पिछली लाइफ की पावर्स को यहाँ पे वापस ला सकता है, जिसके लिए बस थोड़ा सा ही ब्लड लगेगा शैडो ओथ को रिवर्स करने के लिए। लेकिन अभी के लिए साल काफी ज्यादा छोटा है और उसे काफी टाइम लगेगा अपनी पूरी पावर्स को वापस लाने के लिए, इसीलिए उसका सबसे पहला स्टेप सिर्फ ताकतवर होना है। इसके बाद हम लोग वोल्केनिक माउंटेन्स को देखते हैं और ये एक टेस्ट साइट है जिसको कूपर फैमिली ने बनाया है उन शैडोज के लिए जिनको वो लोग पिक करते हैं और वो खुद को यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं जैसे कि प्रोमेथियस ने किया था। ये कोई मिथोलॉजी का गॉड होगा, किसी भी मिथोलॉजी का मुझे नहीं पता है, लेकिन इसने आग को चुरा लिया था इंसानियत की खातिर। जिसके बाद उसने खुद को सेक्रीफाइस भी कर दिया था ईगल के द्वारा खुद को नोचे जाने के बाद, जहाँ पे दिन रात उसे ईगल नोचा करती थी। कूपर फैमिली भी 10 साल के बच्चों को यहाँ पे फेंक देती है जो कांटों की बेलों और ईगल को अपना मांस खाने देते हैं। भले ही वो सभी मारे जा रहे हो लेकिन उन्हें गिव अप
अप करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जब तक वो सभी पहले शैडो स्टॉप पे नहीं पहुंच जाते हैं और ग्रिफिन नाम के ईगल से ब्लेसिंग नहीं ले लेते हैं तब तक उन्हें बिल्कुल भी यहाँ से निकलने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और ब्लेसिंग मिलने के बाद और ग्रिफिन से ब्लेसिंग मिलने के बाद वो लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं कि उनके ऊपर कैसा भी अटैक किया जाए वो लोग हर्ट नहीं होते हैं। इसके बाद वहाँ का ट्रेनर उन्हें समझाता है कि उनके पास 3 दिन है और उनके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पे जिंदा रहना और माउंटेन की पीक पे पहुंचना। इसका नाम एनोस है। एनोस उन लोगों को ये भी बताता है कि अगर वो लोग 3 दिनों के अंदर चोटी पे नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर उन्हें तुरंत ही मार दिया जाएगा। अब उनकी जिंदगी उन्हीं के हाथों में है। जिसके बाद वो सिटी बजाता है और वो सभी शैडोज वहाँ से भागते हुए निकलने लगते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग साल को देखते हैं जो कि सिटी बजाते हुए बहुत ज्यादा आराम से चलते जा रहा था। वहीं पे दूसरा ट्रेनर एनोस को बताता है कि ये साल कूपर है, इसने कल रात यंग मास्टर को उंगली की थी। वहीं पे हम लोग साल को देखते हैं जो कि रास्ते से ना जाके सीधा जाके पहाड़ के ऊपर से चढ़ने लगता है। ऐसे में उसे कांटे नहीं मिलेंगे और ऊपर से ईगल भी उसके ऊपर हमला नहीं करेंगी। बस साल बिना गिरे पहाड़ ऊपर चढ़ ले बस। वहीं पे वो दोनों ट्रेनर हंसते हुए कहते हैं कि ये पहाड़ चढ़ने के बारे में सोच रहा है, ये पक्का ऊपर पहुंचने से पहले ही नीचे गिर के मारा जाएगा। दूसरा ट्रेनर उसे पूछता है कि हम लोग उसकी बॉडी को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, लेकिन एनोस आगे से हंसते हुए कहता है कि उसके पास उससे ज्यादा अच्छा आइडिया है और वैसे भी ग्रिफिन अभी आने वाला है। और हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे वहाँ पे रास्ते से जा रहे थे उसी टाइम पे वहाँ पे ग्रिफिन आ जाता है और ग्रिफिन वहाँ पे जैसे ही आता है वो बवाल मचाना वहाँ पे शुरू कर देता है। वो बच्चों के ऊपर हमला करता है और उन्हें बेरहमी के साथ मारना शुरू कर देता है। और जब तक साल चोटी पे पहुँचता तब तक ग्रिफिन ने वहाँ पे लाशें बिछा दी थी। और फिर ग्रिफिन की नजर साल के ऊपर पड़ती है तो फिर ग्रिफिन उसे घूरते हुए देखने लगता है। वहीं पे हम लोग एनोस को देखते हैं जो कि अपने पास से तीर धनुष बाहर निकाल लेता है और मन के अंदर सोचता है कि उसने वहाँ पे यंग मास्टर को काफी ज्यादा परेशान किया था, इसीलिए वो लोग ग्रिफिन का इस्तेमाल करके उसे छुटकारा पा सकते हैं और मास्टर भी इससे काफी ज्यादा खुश होंगे। जिसके बाद वो तीर का इस्तेमाल ग्रिफिन के ऊपर करता है जिससे ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये हमला साल ने किया है और वो साल के ऊपर डायरेक्ट अपनी चोंच से हमला कर देता है। हालांकि साल उसे डॉज कर लेता है और उसके सर के ऊपर आ जाता है और उसकी चोंच के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद साल ग्रिफिन की खोपड़ी के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है और उसके अंदर बहुत बड़ा घाव कर देता है। ग्रिफिन एक बहुत ही शक्तिशाली मॉन्स्टर है जिसके पास इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति है और जब तक उसे पूरी तरीके से हरा न दिया जाए उसे टीम नहीं किया जा सकता है। इसीलिए साल अपनी सभी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रिफिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन ग्रिफिन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद ग्रिफिन अचानक से अपने मुंह के अंदर हवा को इकट्ठा करता है और सामने की तरफ एक बवंडर की तरफ छोड़ देता है। साल उसे टकराता है और वो खिसकते हुए चोटी से जा लटकता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो भले ही शक्तिशाली हो लेकिन वो सिर्फ 30 साल का है और उसके पास उसकी मेमोरी और स्किल्स हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम है और वो ग्रिफिन को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हरा सकता है। उसी टाइम पे उसकी नजर एक गुफा के ऊपर पड़ती है तो फिर उसे एक नया आइडिया आता है और उसी टाइम पे ग्रिफिन दोबारा विंड वेव का इस्तेमाल करते हुए साल के ऊपर अटैक करते जा रहा था। साल बताता है कि ये अटैक हर बार शक्तिशाली होता जाता है और जब ये अपने 10वें लेवल पे आ जाता है तो ये इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि ये पूरी चोटी को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए साल उन सभी अटैक्स को बचते बजाते उस चोटी के पास पहुंच जाता है और जब ग्रिफिन उसके ऊपर हमला करता है तो साल उसे ब्लॉक कर लेता है और झटके की वजह से वो डायरेक्ट गुफा के अंदर घुस जाता है और इस हमले को सहने के लिए वो वहाँ पे शैडो ओथ का इस्तेमाल करता है जिससे उसका डैमेज डायरेक्ट एलन पे ट्रांसफर हो जाता है और एलन वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं पे साल का प्लान सक्सेसफुल हो गया था जिसके बाद वो भागते हुए अंदर चला जाता है। ग्रिफिन भी उसके पीछे पीछे भागता है क्योंकि अंदर उसकी बहुत ज्यादा कीमती चीज रखी हुई थी, लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचता है तब तक देरी हो चुकी थी। साल ने उसके बच्चे को पकड़ लिया था। वहीं पे उसका बच्चा चिल्लाते हुए कहता है मम्मी बचा ले रे, ये मेरा गर्दन काट देगा। साल को उसकी मेमोरी की वजह से पहले से ही पता था कि यहाँ पे ग्रिफिन का छोटा सा बच्चा है जिसके पंख टूटे हुए हैं और वो उड़ नहीं सकता है। ग्रिफिन पूछता है कि तुम उसे छोड़ने के बदले में क्या लोगे। साल उसे बताता है कि वो बिल्कुल भी इसे चोट नहीं पहुंचाएगा बल्कि वो इसकी मदद भी कर सकता है इसके पंखों को ठीक करने में जिससे ये दोबारा उड़ सकेगा, लेकिन उसके बदले में साल की एक कंडीशन है। जिसके बाद हम लोग एनोस और उसके दूसरे साथी ट्रेनर को देखते हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा घूम रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने सक्सेसफुली साल को ग्रिफिन के हाथों मरवा दिया है और ये सब कुछ एलन को बता के उसे रिवॉर्ड लेने के बारे में सोच रहे थे। उसी टाइम पे ग्रिफिन उन दोनों के पीछे आता है और साल उन दोनों से कहता है कि वो तुम्हारा इंतजार हेल में करेगा, चिंता ना करो। तो फिर ग्रिफिन तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है और साल से कहता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब साल की बारी है। साल उसे अपने साथ एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जिसका नाम लैंड ऑफ स्टोन था। असल में साल यहाँ पे सॉर्ड ऑफ परसियस लेने के लिए आया था और ग्रिफिन यहाँ पे मेड्यूसा का ब्लड जो
की किसी भी चीज को हील कर सकता है। वहीं पे साल पूरी तरीके से कमीना था, वो यहाँ पे जानबूझ के आया था क्योंकि उसका मकसद यहाँ पे सिर्फ सॉर्ड को पाना नहीं बल्कि ग्रिफिन की मदद भी करना था, जिसकी मदद से वो पूरे स्टोन लैंड को अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला था। वो लोग जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो फिर उन्हें मेड्यूसा दिखाई देती है जो कि पत्थर की बनी हुई थी और उसी के नीचे 3 और स्टैचू थे जिनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जिसके बाद साल हमें अपनी पिछली लाइफ की कहानी बताता है कि जब वो पिछली लाइफ में 12 साल का हुआ करता था तब हेरा ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो शैडो आर्मी ले जाए और आइलैंड की मदद करे स्वॉर्ड ऑफ परसियस को पाने में, क्योंकि यहाँ पे मेड्यूसा का स्टैचू था जो किसी भी चीज को एक पल के अंदर स्टैचू में बदल सकती थी। तो फिर शैडो आर्मी को बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा, यानी कि मौतों का, और बहुत ज्यादा सफरिंग हुई। लेकिन एलन उनमें से एक था जो कि सरवाइव कर चुका था, लेकिन उसकी किस्मत में स्वॉर्ड ऑफ परसियस नहीं लिखी थी, क्योंकि स्वॉर्ड ऑफ परसियस सिर्फ एस क्लास के टैलेंट को ही एक्सेप्ट कर सकती है और वही लोग उसे उठा सकते हैं और कोई नहीं। एलन अपनी एस क्लास के टैलेंट के साथ आसानी के साथ स्वॉर्ड को उठा लेता है और मेड्यूसा को भी मार देता है। इसके बाद एलन चोजन वन बन जाता है और उसे बहुत सारे रिसोर्स, लॉयल्टी और सबऑर्डिनेट्स मिलते हैं, लेकिन साल इस लाइफ के अंदर बिल्कुल भी ये सब कुछ जाने नहीं दे सकता है। ग्रिफिन और साल जैसे ही अंदर आते हैं तो फिर वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे ग्रिफिन साल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन उसी टाइम पे साल उसे कहता है कि अपने पीछे देखो। तो हम लोग देखते हैं कि मेड्यूसा के साथ जो 3 स्टैचू खड़े थे वो अपने आप ही हिलने लगते हैं और ग्रिफिन और साल के ऊपर अटैक कर देते हैं। ग्रिफिन उनके ऊपर अटैक करके उन्हें रोकने लगता है और एलन से पूछता है कि ये हिलने क्यों लगे हैं, जिसपे एलन को भी कुछ नहीं पता था। वहीं पे ग्रिफिन स्टैचूज के ऊपर अटैक करके उन्हें तोड़ के रख देता है, लेकिन वो स्टैचू दोबारा रीजनरेट होना शुरू कर देते हैं और खुद को हील करने लगते हैं। जिसके बाद साल हमें इन तीनों स्टैचूज के नाम बताता है, डियानो, एनियो, पेम्फर्डो। ये तीनों और मेडुसा तीनों ही पोसाइडन की डॉटर्स थी और इनके पास सी वाटर को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। उन्हीं में से हम लोग एक डॉटर को देखते हैं जो कि अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पानी का तूफान ले आती है। वहीं पे ग्रिफिन अपनी जान बचाते हुए साल से कहता है कि जल्दी से स्वॉर्ड को ढूंढो, नहीं तो हम लोग यहीं पे मारे जाएंगे। वहीं पे साल ग्रिफिन से कहता है कि यहाँ पे एक पत्थर की दीवार है जिसके अंदर एक छोटी सी खंडहर है, वो लोग वहाँ पे छुप सकते हैं। लेकिन साल का प्लान इस पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देना था ताकि कभी हेरा को इस बारे में पता ही ना चले और वो कभी शैडो आर्मी को यहाँ पे भेजे ही नहीं। और साथ ही में यहाँ पे एक छुपा हुआ रास्ता था जिसकी मदद से वो इस जगह से एक झटके में बाहर निकल सकता था पिछली लाइफ की वजह से। लेकिन साल को इतनी तबाही रास नहीं आती है, तो फिर वो ग्रिफिन से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे वहाँ से बाहर निकाल दो, वहाँ पे ऊपर एक आंख है। जिसके बाद वो लोग अटैक करना बंद कर देंगे। ग्रिफिन जल्दी से उड़ते हुए ऊपर जाता है और उस आंख को वहाँ से निकाल लेता है। साल का अंदाजा बिल्कुल ठीक था, वो सभी स्टैचूज रुक जाती हैं और पानी के अंदर बदल जाती हैं। साल ग्रिफिन को बताता है कि रुइंस के अंदर लिखा हुआ था कि पर्सिनस ने उन तीनों बहनों की आंखें चुरा ली थी, जिसकी मदद से उसे पता चला था कि मेड्यूसा कहाँ पे थी और यही आंख उन तीनों बहनों की कमजोरी है। उसी टाइम पे हम लोग ग्रिफिन के पीछे मेड्यूसा को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रही थी और ग्रिफिन साल से पूछता है कि स्वॉर्ड कहाँ पे है और ब्लड कहाँ पे है जो उसके बेबी को ठीक कर सकता है। साल उससे कहता है कि स्वॉर्ड तो बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है और जब ग्रिफिन पीछे मुड़ के देखता है तो फिर ग्रिफिन को स्वॉर्ड के साथ साथ मेड्यूसा भी दिखाई देती है। जिसके बाद साल ग्रिफिन को ये बताता है कि पर्सियस ने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था मेड्यूसा के सर को काटने के लिए, जिसके बाद उसके सर के अंदर से 2 खून बाहर निकले थे, हरा और लाल। हरा किसी भी जिंदा चीज को पॉइजन कर सकता है और लाल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन साल ग्रिफिन को एक और बात बताता है कि यहाँ पे एक और छुपा हुआ सीक्रेट है जो कि सीक्रेट का भी सीक्रेट है कि जब भी स्वॉर्ड ऑफ परसियस दिखाई देगी तो मेडुसा भी जाग उठेगी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि मेडुसा जाग उठती है और ग्रिफिन के ऊपर अपने सांपों के साथ हमला कर देती है। हम लोग देखते हैं कि ग्रिफिन उस अटैक से बच नहीं पाता है और वहाँ पे तगड़े धमाके होते हैं। साल इसी बात का फायदा उठाता है और वहाँ से बच के भागने लगता है और स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि एक बार अगर स्टैचू एक्टिवेट हो गया तो फिर उसे स्वॉर्ड के द्वारा सर काटने के बाद ही रोका जा सकता है, नहीं तो वो नहीं रुकेगी। हालांकि उसी टाइम पे मेडुसा साल के ऊपर हमला कर देती है जिसको साल डॉज कर लेता है और साल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि ग्रिफिन बिल्कुल भी सामने नहीं था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ग्रिफिन अपने साइज को छोटा कर लेता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए काफी ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है, इसलिए अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। साल को ये बात पता ही नहीं थी कि ग्रिफिन के पास साइज छोटा करने की भी एबिलिटी है। वह भी मेडुसा के साथ लगातार साल के ऊपर हमला करते रहते हैं, जिनको साल डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहता है। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके पास हाथों में सीढ़ थी जो कि मेडुसा की आंखों को रोक सकते थे, जिनकी मदद से साल पत्थर में नहीं बदलेगा। आई होप तुमने मैथोलॉजी पढ़ी रखी होगी मेडुसा के बारे में तो जरूर कि जो भी उसकी आंखों में देखता है वो पत्थर का बन जाता है। और यहीं पे मेरा अंधा दोस्त जो कि मेडुसा को फ्रेंच किस देने के लिए भी रेडी है। उसी टाइम पे हम लोग मेडुसा को देखते हैं जो कि अपनी आंखों से लेजर मारती है
जिसको साल शील्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन शील्ड उसे रोक नहीं पाती है और वो पीछे जाके गिरता है। वहीं पे जो छुपा हुआ रास्ता था वो भी ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए अब साल के पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो शॉट को पिक कर ले, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन उसे शक था कि वो अपने टैलेंट के साथ शॉट को उठा नहीं पाएगा, लेकिन मरने से तो यही अच्छा है कि वो एक बार कोशिश ही कर ले। लेकिन जब साल शॉट उठाने की कोशिश करता है तो वो काफी आसानी के साथ शॉट उठा लेता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन उसी टाइम में मेडुसा का सांप आगे बढ़ता है जो कि साल के सीने को चीरते हुए उसके पार निकल जाता है। वहीं वे साल मरते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि उसका टैलेंट तो बहुत ज्यादा लो था इस शॉट को उठाने के लिए। वहीं पे एलन ने भी साल से कहा था कि उसका टैलेंट डी लेवल का है और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस होली शॉट को छूने की, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और अजाकी साल को याद आता है कि जब वो छोटा हुआ करता था 11 या फिर 12 साल का, तब उसके शॉर्टमैनशिप टैलेंट को एलन ने चुरा लिया था। वहीं पे उसके बाद हेरा ने मेमोरी लॉस स्पेल का इस्तेमाल करते हुए साल की जो भी मेमोरी थी उन्हें मिटा दिया था। वहीं पे एलन हंसते हुए साल से कहता है कि माफ कर दे, लेकिन तेरा शॉर्टमैनशिप टैलेंट भी अब मेरा होगा। जिसके बाद साल अपने एस लेवल के टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले खुद को आजाद करता है। वहीं पे ग्रिफिन इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि साल के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था उस हमले का और वो एक झटके में ही हील हो गया था। वहीं पे साल शॉट का इस्तेमाल करता है और मेडुसा की गर्दन को एक झटके के अंदर ही काट देता है। और ग्रिफिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बस एक मॉन्स्टर है और कुछ भी नहीं। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सांप घुसाने के बावजूद ये अभी तक मरा क्यों नहीं, तो फिर तुम्हें शैडो ऑफ ओथ के बारे में याद होगा कि जो भी डैमेज होगा वो एलन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एलन भी नहीं मरेगा क्योंकि उसने कई सारे बच्चों के साथ शैडो ऑफ ओथ को शेयर किया है। इसीलिए एलन का डैमेज अब उन बच्चों के साथ शेयर हो जाएगा जिससे एलन भी नहीं मरेगा। इसके बाद साल आगे बढ़ता है और मेडुसा के हर एक खून को एक बोतल के अंदर भर लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी के अंदर एक ऐसा शॉर्ट टैलेंट पोजेस्ट करता था जो कि एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर का हो सकता था। लेकिन एलन की मदर हेरा ने किसी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके उससे वो टैलेंट छीन के एलन को दे दिया था। इसके बाद उसकी याददाश्त भी मिटा दी गई थी ताकि उसे सच्चाई के बारे में कभी पता ही न चले और वो आगे से जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि बदला तो मजेदार से मजेदार होता जा रहा है। वहीं पे ग्रिफिन ये सब कुछ देख रहा था और एलन को इविल स्माइल करते हुए, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बच्चा दिन प्रतिदिन और ज्यादा डरावना होता जा रहा है, मुझे खिसक लेना चाहिए। लेकिन एलन ग्रिफिन को रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम किधर जा रहे हो। तो फिर ग्रिन आगे से डरते हुए कहता है कि लॉर्ड बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम खुद एस रैंक के मॉन्स्टर हो, तुम्हें उससे डर क्यों लग रहा है। वहीं पे एलन के पास ग्रिफिन के लिए अलग से प्लान थे क्योंकि ग्रिफिन का सर मेटल का बना हुआ था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ग्रिफिन अपने सर का इस्तेमाल करते हुए उस सीक्रेट रियलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ग्रिफिन के सर के ऊपर दो गुल्लू बाहर निकल आते हैं जो कि दर्द दे रहे थे। हालांकि ग्रिफिन इन सभी चीजों को सह लेता है क्योंकि साल उसके बच्चे को ठीक कर सकता है। खैर उसी टाइम पे हम लोग डिस्ट्रॉय हुए सीक्रेट रियलम को देखते हैं जहाँ पे मेडुसा के सर से कोई एनर्जी नीचे जाती है जो कि किसी तरह का सिंबल या फिर सील थी, और सील के ऊपर लगे हुए मेडुसा की चेहरे की आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद सीन कट होके ग्रिफिन पे आ जाता है जहाँ पे ग्रिफिन साल को अपनी ब्लेसिंग दे देता है। इससे साल के पास एक ऐसी बॉडी आ जाती है जो कि कभी भी चोटिल नहीं होगी, फिर चाहे उसके ऊपर जैसा भी अटैक किया जाए। वहीं पे एलन को भी महसूस होता है कि उसकी ताकत बढ़ चुकी है, साथ ही में उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी है। इसीलिए अब उसे लगातार एलन के ऊपर अपना डैमेज ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उसकी फैमिली भी सस्पिशियस नहीं होगी। वहीं पे साल अपने एस क्लास के टैलेंट को भी छुपा लेता है ताकि उसे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। जिसके बाद साल अपना वादा पूरा करता है और ग्रिफिन के बेटे को या फिर बेटी को मेडुसा का ब्लड दे देता है। ग्रिफिन का बेटा या बेटी जैसे ही मेडुसा का ब्लड पीता है तो फिर उसकी बॉडी हील होने लगती है, जिसके बाद वो सक्सेसफुली उड़ भी पाता है और उसके पंख हील हो जाते हैं। लेकिन साल ग्रिफिन से कहता है कि भले ही ये उड़ना सीख गया है, लेकिन अगर इसे कोई मास्टर नहीं मिलता है तो फिर ये आखिर में एक बेवकूफ चिड़िया ही रहेगा। ग्रिफिन इस बात से हैरान होता है और साल से पूछता है कि क्या मतलब है इसका। ग्रिफिन बताता है कि तुम्हें तो ताकतवर सिर्फ इसीलिए वजह से हुए हो क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा मास्टर था। जिससे ग्रिफिन को भी याद आता है कि अगर उसके मास्टर ने उसे कभी भी इंसानी दिमाग ना खिलाया होता, वो भी डेली, तो फिर वो कभी भी इंसानों की तरह सोचने समझने की एबिलिटी को अवेकन ना कर पाता। लेकिन ग्रिफिन का मास्टर वो काफी टाइम पहले ही मारा जा चुका है और ग्रिफिन को कोई भी अंदाजा नहीं है कि उसके मास्टर जैसा रूथलेस इंसान उसे इस दुनिया में कहाँ मिलेगा। और उसी टाइम पे उसकी नजर साल के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद ग्रिफिन साल से कहता है कि वो उसके बेटे को अपने मास्टर पेट की तरह एक्सेप्ट करेगा। वहीं पे साल को पहले से ही पता था कि ग्रिफिन के बेटे के पास बियॉन्ड द इमेजिनेशन पावर्स हैं और उसके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस भी है, इसलिए उसने जानबूझ के चारा डाला था और मछली ने चारा पकड़ लिया है। और वो ग्रिफिन से कहता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले में ग्रिफिन को साल के साथ एक डील करनी पड़ेगी और वो ग्रिफिन से ब्लेड कूपर की
सारी जानकारी मांगता है जो कि ग्रिफिन के मास्टर थे। दरअसल साल को एक चाबी चाहिए थे जो कि कूपर फैमिली की वर्शिप प्लेस को अनलॉक करेगी और उस जगह का नाम है सॉर्ड स्पिरिट बेल्ट। जिसके बाद हम लोग हेरा को देखते हैं और उसे जैसे ही एलन के बेहोश होने की बात पता चलती है तो वो आगे से टूट पड़ती है, लेकिन उसका बटलर उसे बताता है कि एलन पूरी तरीके से ठीक है और वैसे भी उसके शैडो सोल्जर्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं उसकी बॉडी और इंजरीज के ऊपर लगे हुए डैमेज को अपने ऊपर लेके और उसे स्ट्रेंथ देते हैं। इसीलिए हेरा को एलन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेरा को ये बात सही लगती है, लेकिन उसे थोड़ा सा शक हो रहा था कि सेरेमनी के दौरान एलन अचानक से बेहोश हो गया था और अब ये दोबारा बेहोश हो रहा है और उसे काफी सारी चीजें अजीब लगने लगती हैं। वहीं पे बटलर हेरा को आगे बताता है कि साल कूपर ने उम्मीद के मुताबिक ट्रेनिंग को पूरा कर लिया और ब्लेसिंग को भी पा लिया, लेकिन वहाँ पे एक हादसा हो चुका है क्योंकि एलन ने ग्रिफिन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के एग्जामिनर्स को मार गिराया था और ऊपर से ग्रिफिन के बेटे को अपने पेट मॉन्स्टर की तरह टेम भी कर लिया था। और ये सभी बातें जान के हेरा बहुत ज्यादा हैरान होती है और अपने बटलर से कहती है कि साल को यहाँ पे तुरंत के तुरंत बुलाओ। वहीं पे साल को पहले से ही दरवाजे के पास बुला लिया गया था और वो हेरा से पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है, जिसपे हेरा उसे पूछते है कि तुमने उन दोनों चाचा भतीजा को क्यों मारा, जिसपे साल आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने ये सब कुछ फैमिली के लिए किया है। शैडो ट्रेनिंग के ऑफिसर एक 3 साल के बच्चों के हाथ में मारे गए, ये कितनी ज्यादा बेकार बात है। वो लोग बिल्कुल यूजलेस थे और कूपर फैमिली को उन जैसे कचड़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो हेरा से कहता है क्या तुम्हें इस बात से कोई भी दिक्कत है। ये वाला जवाब सुन के तो हेरा भी काफी ज्यादा हैरान होती है। एक तो साल की उम्र कम है और ऊपर से ये लोग यही हवाला देते हैं जब भी किसी को मारना होता है कि फैमिली को कचड़ों की जरूरत नहीं है, और बेचारी हेरा के पास कोई भी जवाब नहीं था। वहीं पे साल हेरा के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के बहुत ज्यादा मजे में ले रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचता है गुस्सा नफरत जो भी दिखाना चाहती हो अभी की अभी दिखा दो, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। लेकिन हेरा आगे से कहती है कि इसे एडन स्प्रिंग लेके जाओ जहाँ पे बात लेने के बाद बॉडीज की इंजरी हील हो जाती है। वहीं पे साल को उसी जगह पे जाना था तो फिर वो काफी ज्यादा खुश होता है। साल के जाने के बाद हेरा अपने बटलर से कहती है कि जल्दी से रिसर्च को जल्दी से और ज्यादा बढ़ा दो डिप्रीवेशन मैजिक की, क्योंकि उन लोगों को सॉर्ड स्पिरिट इनहेरिटेंस सेरेमनी से पहले साल के टैलेंट को छीन के एलन को देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल जाती है कि एलन के पास स्वॉर्डमैनशिप का कोई भी टैलेंट नहीं है तो फिर उससे कभी भी हायर की पोजीशन नहीं मिलेगी। हेरा अपने मन के अंदर सोचती है कि साल मैं इस बार तुझे जाने दे रही हूँ, लेकिन जब सही समय आएगा तब तू भीख मांगेगा। जिसके बाद हम लोग एंडन स्प्रिंग को देखते हैं। वहीं पे साल ग्रिफिन की बातों को याद कर रहा था। ग्रिफिन ने साल को बताया था कि उसके मास्टर ने फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करके खुद को स्प्रिंग के नीचे सील कर लिया था। ये करने का उसका मकसद ये था कि वो अपने स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट को आगे बढ़ा सके जो कूपर फैमिली के अगले उत्तराधिकारी को मिलेगी। ये सिर्फ चांस की बात हो रही है, कोई गारंटी नहीं है। तुम लोग एलन को देख ही सकते हो कि उसके पास एस लेवल का कोई भी टैलेंट नहीं है, क्योंकि अगर किसी के पास भी कूपर फैमिली के अंदर एस लेवल का टैलेंट नहीं होगा तो फिर एम्पायर के अंदर उनकी कोई भी इज्जत नहीं होगी। ग्रिफिन एलन को बताता है कि उसे स्प्रिंग के नीचे जाता है जहाँ पे वो बहाव के साथ बहते बहते जाएगा तो फिर वो नीचे एक केव के पास पहुंच जाएगा और तभी ये चाबी उसकी मदद करेगी ओनर तक पहुंचने में। लेकिन ग्रिफिन को ये बात जरूर पता थी कि स्प्रिंग के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो अपने मास्टर से काफी टाइम से अलग हो चुका था, इसीलिए उसे नहीं पता है कि अंदर क्या गड़बड़ है और वहाँ पे क्या जरूरत रहेगी। लेकिन वो साल को ये जरूर बता देता है कि उसके ओनर के पास ब्लड मैजिक था, इसीलिए वो आसानी के साथ ग्रिफिन के मास्टर से निपट नहीं सकता है। साल इस बारे में सोच ही रहा था कि वो इन सभी चीजों से कैसे निपटेगा, क्योंकि उसे इनहेरिटेंस किसी भी कीमत पे चाहिए थी। वहीं पे नीचे की तरफ शैडो आर्मी के कुछ बच्चे साल के बारे में बात कर रहे थे कि इसने सेरेमनी के दौरान पहले ही ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था और ऊपर से इसने ग्रिफिन के बच्चे को भी टीम कर लिया है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे 2 लोग आते हैं जिनका नाम चंगू मंगू था, असली वाला रोज और लूसियन, और वो दोनों साल की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि ये बस एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों साल की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पे साल को उसकी पिछली लाइफ से इन दोनों के बारे में काफी अच्छे से पता था, क्योंकि इन दोनों की वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी और इन दोनों ने पहले ही एलन के साथ अपना रिश्ता विस्ता बिठा लिया था। इसीलिए नेसन साल के खिलाफ जब हुआ तब इन लोगों ने एलन की मदद से खुद का पीछा छुड़वा लिया और बेचारा साल फंसा रह गया। उसी टाइम पे रोज साल से कहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई जवाब क्यों नहीं निकलता है, जिसके बाद वो साल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साल उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके हाथ को पकड़ के उसे मरोड़ देता है। तो फिर लूसियन अपने पास से चाकू निकाल लेता है और साल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसे गलती से चाकू रोज के सीने के अंदर घुसा दी थी। साल उसे कहता है कि माफ करना, मैं इसे मीट की तरह एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जिसके बाद वो रोज के ऊपर लात मार के लूसियन और उन दोनों को ही नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि ये स्प्रिंग तुम्हारी इंजरीज को ठीक कर देगी, इसलिए आराम से आराम करो। और वो उन दोनों से कहता है कि फ्यूचर में तुम दोनों के साथ में अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। और वो मन में सोचता है कि मैं
मैं अब तुम दोनों को अपना प्यादा बनाऊंगा जिनका इस्तेमाल मैं जी भर के करूंगा। खैर उसी टाइम पे साल की नजर ब्लैक ऑरा के ऊपर पड़ती है जो कि ब्लैक मैजिक का था और उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे इवल फॉरबिडन मैजिक किस लिए है, जो कि बिल्कुल ब्लड मैजिक की तरह ही है जो कि रिकवरी कर रहा है चोटों की। और उसे ग्रिफिन की बात के ऊपर यकीन हो जाता है कि जैसा कि उसने बताया था कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, इसीलिए वो पानी के अंदर बिना किसी सोच विचार के घुस नहीं सकता है। उसे कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो पानी के अंदर नीचे तो चला जाए लेकिन बिना पानी को छुए हुए, जैसे कि सबमरीन या फिर डाइविंग सूट। उसी टाइम पे एलन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि गार्ड उसे खींचते हुए ले जा रहा था और एलन को उसकी आवाज बहुत ज्यादा जानी पहचानी दिखाई देती है। वहीं पे वो गार्ड एंड्रिया को बालों से खींचते हुए कहता है कि साला तुम एक चाय सर्व नहीं कर सकती हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। एंड्रिया उसे कहती रहती है कि उसने जानबूझ के नहीं किया है, ये उसकी गलती नहीं है। वहीं पे साल अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो एंड्रिया है। जिसके बाद वो गार्ड आगे बढ़ के एंड्रिया को मारने वाला था कि उसी टाइम पे साल आगे बढ़ता है और उसको 20 से काट के उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वो सभी लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं और भागते हुए जाके एलन की रिपोर्ट करने लगते हैं। इसके बाद साल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एंड्रिया से पूछता है क्या वो ठीक है। एंड्रिया के नजरिए से हमें दिखाया जाता है कि साल एक प्रिंस की तरह लग रहा था जो कि एंड्रिया को प्रिंसेस कहते हुए उससे पूछता है क्या वो ठीक है। वहीं पे साल के नजरिए से हमें एंड्रिया दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और साल को लगता है कि उसने उसे डरा दिया है और वो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। एंड्रिया आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद एंड्रिया साल को शुक्रिया कहती है और उसे अपना नाम बताती है। जिसके बाद साल हमें बताता है कि एंड्रिया बचपन में प्रीवियस लाइफ में उसकी दोस्त हुआ करती थी जो उसकी हमेशा मदद करती थी और उसकी बॉडी को हील करा करती थी। एंड्रिया के पास बहुत ज्यादा कमाल का टैलेंट था जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई और उसकी उम्र में कोई भी उसे सरपास नहीं कर पाया। उन दोनों ने काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ फाइट की और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और एंड्रिया साल को पसंद भी करती थी और उसने साल को प्रपोज भी किया था। फिर इसके बाद ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और अभी एंड्रिया साल को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। वहीं पे साल को 5 साल की एंड्रिया बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और वो एंड्रिया से कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, जेंटलमैन हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद साल एंड्रिया की मदद लेता है और उसे पूछता है क्या उसके पास कोई ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से वो लोग पानी को बिना छुए नीचे जा सके। वहीं पे एंड्रिया साल से कहती है क्या उसे भी इसके बारे में पता चल गया। साल उसे पूछता है किस बारे में, तो फिर एंड्रिया उसे बताती है कि भले ही ये पानी इंजरीज को रिकवर कर देता है लेकिन कोई भी इसके अंदर दूसरे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और जो लोग एक बार इसके अंदर अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं तो फिर उनके ऊपर दूसरे टाइप का कोई भी हीलिंग मैजिक असर नहीं करता है। उन्हें सिर्फ इस पाउंड के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा खुद की इंजरीज को ठीक करने के लिए। साल को समझ में आ जाता है कि कूपर फैमिली एक और तरीके से शैडोज को कंट्रोल करती है, उन लोगों को फोर्स करके कि वो फैमिली से भीख मांगे कि ताकि उन्हें दोबारा इस पाउंड के अंदर जाने दिया जाए ताकि वो अपनी सफरिंग से आजाद हो सके। इसके बाद एंड्रिया साल से कहती है क्योंकि साल ने उसकी मदद की है तो फिर एंड्रिया उसकी मदद करेगी पानी को बिना छुए अंदर जाने के लिए। इसके बाद वो अपने पास एक मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम उसने डक मैजिक रखा था और ये मैजिक इंसानों को डक में बदल देता है और डक पानी के नीचे बिना वाटर को छुए हुए बिना अपने पंखों को गीला करे जा सकते हैं। वहीं पे साल अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो आइसोलेशन मैजिक है, एंड्रिया की नाम देने की एबिलिटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बच के रहना पड़ेगा। उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी यार्ड्स आते हैं जो कि उन्हें पकड़ने के लिए आए थे लेकिन साल जल्दी से एंड्रिया का हाथ पकड़ता है जिसके बाद वो पाउंड के नीचे कूद जाता है। ये पाउंड बिल्कुल बंधा हुआ नहीं था, ये दूसरी जगह से कनेक्टेड था जो कि इन लोगों को दूसरी जगह पे लेके जा सकता है। एंड्रिया साल से वापस चलने को कहती है लेकिन तब तक वावंडर उन लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि साल बेहोश पड़ा हुआ था जबकि एंड्रिया वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। जिसके बाद साल को होश आता है और वो एंड्रिया से पूछता है कि वो लोग कहाँ पे हैं। इस पे एंड्रिया कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद साल अपने पास से एक चाबी बाहर निकालता है। एंड्रिया के पूछने पे साल उसे बताता है कि ये चाबी उन लोगों को उस जगह पे लेके जाएगी जहाँ पे सॉर्ड स्पिरिट की पूजा की जाती है लेकिन यहाँ पे उन लोगों को कोई भी डोर दिखाई नहीं दे रहा था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस चाबी का कैसे इस्तेमाल करना है। एंड्रिया उसे कहती है कि शायद हमें इसकी मदद से किसी को समन करना पड़ेगा। इसके बाद साल उसे चाबी दे देता है तो फिर एंड्रिया कहती है कि उसे नहीं पता है कि सॉर्ड स्पिरिट क्या है लेकिन वो ट्राई कर सकती है। इसके बाद एंड्रिया अपनी मैजिक पावर का यूज करती है और चाबी से कहती है कि मुझे अपने मास्टर के पास लेके जाओ और दरवाजा खोल दो। उसी टाइम पे साल जब पीछे मुड़ के देखता है तो फिर वहाँ पे जो पेड़ थे वो भाई कैनिबल में बदल जाते हैं और एंड्रिया के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि साल जल्दी से उसे पकड़ता है और साइड में हटके उसे डॉज कर लेता है। फिर जब साल पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि वो जो फूल अभी हमला करने के लिए आ गए थे वो आगे बढ़ के एक गेट के अंदर बदल जाते हैं और वहाँ पे एक गेट अपीयर हो जाता है लेकिन एंड्रिया झटके की वजह से बेहोश हो गई थी इसीलिए साल उसे अंदर लेके नहीं जा सकता था और वो पासे में उसे लेटा के उसके ऊपर इनविजिबिलिटी मैजिक अप्लाई कर देता है जिससे अगर आसपास कोई खतरा भी होगा
होगा तो वो एंड्रिया के ऊपर हावी नहीं होगा, और वैसे भी अंदर एक बहुत खौफनाक बैटल हो सकता है, इसलिए एंड्रिया को अंदर ले जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन जब साल उस जगह पे अंदर जाता है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह के अंदर जहाँ देखो वहाँ पे लाशें ही पड़ी थी, खासकर औरतों की। और जब वो अपने सामने देखता है तो फिर वहाँ पे एक लाशों का ढेर था, जिसके ऊपर एक पता नहीं आदमखोर सा कोई तो जानवर था, जो साल की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे वाह, मेहमान आए हैं। जिसके बाद साल को समझ में आ जाता है कि एडन स्प्रिंग, जिसको एक मेडिकल हॉट स्प्रिंग माना जाता है, वो असलियत में एक ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ पे उन सभी औरतों को रखा जाता है जो कूपर फैमिली की क्यूबिन्स होती हैं, यानी कि रखेल। और तब साल को यकीन हो गया कि उसका असली भाग्य यहीं पे इंतजार कर रहा है। साल को समझ में आ जाता है कि ये सभी आरते सॉर्ड डीमन के लिए बस एक नास्तिक की तरह हैं जो उसका चारा बंदी हैं। सॉर्ड डीमन पलक झपकते ही साल के करीब आ जाता है और उसको सूंघते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर से ऐसा रैंक का टैलेंट की खुशबू आ रही है। साल भी पलक झपकते ही पीछे हट जाता है और तुरंत अपनी सॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे सॉर्ड डीमन भी अपनी ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, क्या तुम एलन कूपर हो, वही बच्चा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एस रैंक के टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हें देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि तुम वो हो। जिसके बाद वो साल के ऊपर हमला कर देता है और उससे कह देता है कि तुम बस एक कमीने बच्चे हो जो यहाँ पे इनहेरिटेंस को चुराने के लिए आया है। वहीं पे साल पर्सिया सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सॉर्ड डीमन की ब्लड सॉर्ड को अपनी सॉर्ड के साथ रोक लेता है और सॉर्ड डीमन साल से कहता है कि जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते हो इनहेरिटेंस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पे साल उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार के ले लूंगा, चिंता ना करो। लेकिन सॉर्ड डीमन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो आसानी के साथ साल को हराते हुए कहता है कि मैंने ब्लड कूपर के डिसेंडेंट से यही उम्मीद की थी, लेकिन तुम अभी काफी नहीं हो। इसके बाद वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के साथ शॉर्ट फाइट करने लगते हैं और हर तरफ धमाके होने लगते हैं। वहीं पे साल बुरी तरीके से घायल होता जा रहा था, लेकिन सॉर्ड डीमन उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं पे सॉर्ड डीमन एलन से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, मजा नहीं आ रहा है। उसी टाइम पे सॉर्ड डीमन की नजर एलन की चोट के ऊपर पड़ती है जो अपने आप ही हील हो रही थी और उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, जिससे सॉर्ड डीमन को पता चल जाता है कि साल ने ग्रिफिन बर्ड की ब्लेसिंग ले ली है। वह साल अपने मन के अंदर सोचता है कि ब्लड कूपर ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को सेक्रीफाइस किया होगा यहाँ पे अपनी बॉडी सॉल को सील करने के लिए, ताकि उसकी इनहेरिटेंस को लिया जा सके। इसीलिए साल के पास अभी भी मौका है कि वो यहाँ पे इनहेरिटेंस को पा सकता है। इसके बाद वो एक तरह के मूव का इस्तेमाल करता है तो फिर सॉर्ड ब्लड के पीछे क्रॉस आ जाता है। उसके अंदर से भाले निकलते हैं जो कि ब्लड डीमन के आर पार हो जाते हैं और वो लोग उसे लटका देते हैं, जिससे सॉर्ड डीमन आगे से चिल्लाने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मुझे ये क्रॉस देख के बहुत ज्यादा बुरा और मजा दोनों आता है। बुरा इसलिए लगता है यसु ने अपनी कुर्बानी दी थी और टॉर्चर सहा था ताकि वो हमें दिखा सके कि दुनिया इतनी भी आसान नहीं है और हम लोग उनके मेथड्स का इस्तेमाल दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए करते हैं। खैर सॉर्ड डीमन वहाँ पे मैजिक रेजिस्टेंस ब्लड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, वो नहीं होता है। एलन उसे बताता है कि वो यहाँ पे काफी टाइम पहले ही मारा जा चुका है और वो बाहर भी नहीं निकला है, इसीलिए उसे अंदाजा भी नहीं है कि एम्पायर ने रिसर्च करके ऐसी टेक्निक बना ली है जिनकी मदद से वो लोग ब्लड मैजिक के साथ निपट सकते हैं। इसीलिए साल को बस अब सॉर्ड डीमन के दिल को बाहर निकालना था, जिसके बाद उसे फोर्सफुली ही इनहेरिटेंस रिसीव हो जाएगी। जिसके बाद साल सॉर्ड लेके ब्लड सॉर्ड डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि सॉर्ड डीमन आगे से कहता है कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन वो पलक झपकते ही क्रॉस से आजाद होके साल के साइड में आ जाता है और साल से कहता है कैसा लगा भाई, मजा आया। वहीं पे साल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन सॉर्ड डीमन उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि काफी टाइम से मैंने किसी चूहे के साथ खेला नहीं था, लेकिन मुझे अब मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए अब गेम को सीरियस करते हैं क्योंकि मेरा खेलने का मन नहीं है। इसके बाद वो आगे से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी और टैलेंट दोनों है, लेकिन ये दुख की बात है कि ये इतना कैपेबल नहीं है कि तुम मेरी टेक्निक और इनहेरिटेंस को ले सको। हम देखते हैं कि सॉर्ड डीमन से ब्लड की मदद से वहाँ पे कई सारे डीमंस या फिर ब्लड पपेट बनते हैं, सॉरी इनका नाम ब्लड स्पिरिट है, जिनकी ताकत काफी ज्यादा होती है और वो साल को बुरी तरीके से अटैक करते हुए उसे घायल करते रहते हैं और कुछ ही देर में वो सभी ब्लड स्पिरिट साल के ऊपर हावी होने लगती हैं। इसके बाद साल अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करता है और वहाँ पे होली सॉर्ड प्रोटेक्शन बना लेता है जो कि सॉर्ड ऑफ पर्सियस का रेजिस्ट मैजिक था। लेकिन सॉर्ड डीमन आगे से कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है और वो पलक झपकते ही साल के मैजिक को वहाँ पे तोड़ के रख देता है। जिसके बाद वो साल को गले से पकड़ के उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब एक बिल्ली चूहे के साथ खेल लेती है तो फिर चूहे का सीख कबाब बना दिया जाता है। वह फिर सॉर्ड डीमन किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी मदद से वो साल के ब्लड, माना और बाकी सभी चीजों को उसे खींचे ले रहा था। सॉर्ड डीमन उसे कहता है कि तुम्हारा ऑरा कुछ मिला जुला सा लग रहा है, मैंने जो अभी औरत खाई थी ऐसा लगता है कि तुम उसी के बेटे या फिर डिसेंडेंट हो या फिर वो तुम्हारी मदर हो सकती
लगती है। वहीं पे साल जैसे ही अपनी मदर का नाम सुनता है तो फिर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और सॉर्ड डीमन साल को खाने के लिए आगे बढ़ता है और हम लोग किसी का खून उड़ते हुए देखते हैं। खैर इसके बाद हमें साल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो और उसकी मदर काफी ज्यादा खुश थे। वहीं पे साल की मदर उसका काफी ज्यादा ख्याल रखती थी और साल भी काफी ज्यादा खुश था। लेकिन जब एक दिन साल उनके पास आता है तब उसकी मदर उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है, उसे अकेला छोड़ के। वहीं पे तब के बाद से लोग उसे बुली करने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुझे कौन अपनाएगा, तेरी तो मदर ही तुझे छोड़ के चली गई है। इसकी वजह से साल का मेंटल ब्रेकडाउन होने लगता है और वो धीरे धीरे पगनाने लगता है। इसके बाद साल के अंदर अचानक से ताकत आ जाती है और वो अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए शॉट डीमन के सीने के अंदर अपनी शॉट को घुसा देता है और उसे कहता है कि तुम्ही ने मेरी मदर को मारा था। वहीं पे साल ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था अपने अटैक को शक्तिशाली बनाने के लिए और अपने ब्लड का इस्तेमाल करने के बाद उसका अटैक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और शॉट डीमन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये ब्लड फीस्ट है और उसके जैसा कमीना उसके ब्लड मैजिक को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद वो सॉल को पीछे पटक देता है। इसके बाद वो तेजी की तरफ से पीछे भागने लगता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था ब्लड स्पिरिट्स को समन करने के लिए। अब उसे किसी और को खाना पड़ेगा ताकि उसकी पावर रिकवर हो सके। इसके बाद वो नीचे बैठ के किसी को खाने लगता है और उसी टाइम पे साल उसके पास आता है क्या वो डिलीशियस था ये कहते हुए। इसके बाद वो शॉट डीमन के अचानक से पीछे आ जाता है और उसके सर के ऊपर अपनी शॉट रख के पूछता है क्या मेरी मदर डिलीशियस थी। इसके बाद वो शॉट डीमन के भेजे के अंदर अपनी तलवार घुसा के उसे मार देता है। जिसके बाद अभी तक हमें साल की जो भी मदर मेमोरीज दिखाई गई थी वो सभी सेटर हो जाती हैं और टूट के बिखर जाती हैं। इसके बाद साल अपनी शॉट को शॉट डीमन के सर से बाहर निकालता है और उसका गेम वहीं पे बजा देता है। शॉट डीमन अपने मन के अंदर मरते हुए सोचता है ये बच्चा पूरी तरीके से पागल हो चुका है, मुझे और ज्यादा ह्यूमन मीट की जरूरत है ताकि मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो सकूं। खैर वो ये सभी बातें सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे साल दोबारा आगे बढ़ता है और वो इस बार सीधा उसके दिल के ऊपर निशाना लगाता है और उसके दिल के आर पार उस शॉट को कर देता है। शॉट डीमन साल से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे ना मारा जाए, वो उसकी शॉट स्पिरिट बन के उसकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन साल उसे मार देता है और कहता है कि तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिसके बाद हमें उसके बॉडी के चीथड़े दिखाई देते हैं और हर तरफ खूनी खून फैल जाता है। जिसके बाद हमें खून का एक गोला दिखाया जाता है और यही स्वॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस था जिसको साल अपनी बॉडी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद साल अपनी शॉट को नीचे छोड़ देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस बात को भूल गया था कि जब से वो पैदा हुआ था तब से उसके पास मदर ही नहीं थी। वो बस अभी तक अपने डिल्यूजन के अंदर ही जी रहा था, यानी कि भ्रम, और वो खुद को एक दयावान मास्टर समझने लगता है। वहीं पे साल की मदर की स्पिरिट या फिर इल्यूजन जो भी कुछ हो वो उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम कोई मास्टर नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। उसी टाइम पे एंड्रिया वहाँ पे भागते हुए आती है और साल से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम खून में पूरी तरीके से सने हुए हो। जिसके बाद वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए साल को हील करने लगती है। साल को याद आता है कि पिछली लाइफ के दौरान एंड्रिया के साथ भी यही हाल हुआ था जो इन सभी औरतों के साथ हुआ था। इसके बाद साल एंड्रिया को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि वो ट्रेजेडी दोबारा होने नहीं देगा जो पहले हुई थी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि शॉट डीमन यानी कि शॉट स्पिरिट जैसे ही गायब हुई तो फिर पूरी फैमिली के अंदर बवाल मच चुका था। इस वजह से एडन स्प्रिंग के जितने भी गार्ड्स थे जो गार्डिंग कर रहे थे उन्हें मौत की सजा तुरंत सुना दी गई और साल्स की बेरहमी को देख के सभी सर्वेंट ने ये फैसला कर लिया कि वो कभी भी एंड्रिया और उसे बुली नहीं करेंगे। कौन मरना चाहता है भाई। वहीं पे सारी बातों और झूठों को सुनने के बाद साल को ही शॉट स्पिरिट के गायब होने का जिम्मेदार समझा गया, लेकिन बिना सबूत के वो लोग साल के साल डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते थे, यानी कि मौत की सजा नहीं सुना सकते थे। इसीलिए हैरा ने कई सारे तकनीकों का इस्तेमाल किया, पॉइजन, कॉफिन, ब्लड, लेकिन वो सभी साल का घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाई। और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। जिसके बाद हम लोग कूपर फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पे हम लोग एलन को देखते हैं और वो पता नहीं छोटे मोटे लोगों को हरा के खुद को बाहुबली समझ रहा था और वो लोगों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे कम लोग मुझे कभी भी हरा नहीं सकेंगे। वहीं पे हम लोग लाल बालों वाले एक बंदे को देखते हैं और ये आइजैक फैमिली का हेड है और इसका नाम डियोक हुयो आइजैक है। वहीं पे आइजैक भी एलन की तारीफ करता है ये कहते हुए कि जैसा कि रूमर कहते हैं कि यंग मास्टर के पास सच में एस ग्रेड की शॉर्ट मास्टरशिप टैलेंट है, वो बात बिल्कुल सही है। और उसी के बगल में हम लोग कूपर फैमिली के हेड डियोक
लियोन को देखते हैं। और मैं भाई इसे लियोन तो नहीं कहने वाला क्योंकि लियोन भाई लेजेंडरी कैरेक्टर है। मैं इसे ड्यूक भी नहीं कह सकता, वो भी मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। हम इसे कूपर फैमिली का हेड ही कहते हैं। खैर उसी टाइम पे उन दोनों को साइड से आवाज आती है तो फिर उन्हें वहाँ पे साल दिखाई देता है जो कि एक साथ 4 लोगों के साथ फाइट कर रहा था। वहीं पे साल के लिए उन्हें हराना कौन सी बड़ी बात थी। वो साइडो ब्लेड नाम के एक मूव का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी लोगों को हरा देता है। ये देख के आइजक काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि उसकी उम्र के ऑर्डिनरी लोग भी ये हमला नहीं कर सकते हैं और साल की उम्र के लोगों को आयरन सॉर्ड एप्रीटेंस किस लेवल पे होना चाहिए, यानी कि से चेला स्टूडेंट जो भी सुनना सो भी समझ लो। लेकिन साल की एबिलिटीज इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि उसे सिल्वर सॉर्ड गार्डियन का लेवल माना जा सकता है। वहीं पे एलन को काफी ज्यादा मिर्ची लगती है कि साल ने उसकी फेम को चुरा लिया। इसके बाद वो साल को डुअल के लिए चैलेंज करने लगता है। वहीं पे साल अपने मन के अंदर सोचता है, वाह चैलेंज, वो भी मुझे। पिछली लाइफ के दौरान मेरा टैलेंट मुझे से चुरा के अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं, इस लाइफ में तो ये कीड़े के बराबर भी नहीं होगा। इसके बाद वो खुशी खुशी टैलेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इसी बहाने इसकी स्किल्स को भी चेक कर लूंगा कि ये किस लेवल पे है। वहीं पे एलन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस मौके का फायदा ऐसे उठाएगा कि वो साल को जानबूझ के मार देगा और ऐसा दिखाएगा कि उसने गलती से मार दिया। इसके बाद वहाँ पे बाकी शैडो आर्मी के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी एलन को ही चीयर कर रहे थे, ये कहते हुए कि इस कमीने को दिखा दो कि तुम ही हो यहाँ के असली शॉर्ट जीनियस। इसके बाद एलन तेजी के साथ आगे बढ़ता है साल के ऊपर हमला करते हुए, ये सोच के कि वो आसानी के साथ मैच को जीत लेगा। लेकिन साल आगे से बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था लड़ने में और वो आगे से कहता है, क्या मास्टर तुम्हें अच्छे से खिला पिला नहीं रहे हैं क्या, तुम्हारे अंदर तो ताकत ही नहीं है। इसके बाद वो अपनी शॉट को बस आगे की तरफ हल्का सा झटकता है तो फिर एलन खिसकते हुए पीछे चला जाता है। इसके बाद एलन दोबारा साल के ऊपर हमला करते हुए सोचता है कि उसकी मदर ने उसे बताया था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ फैमिली के अंदर कोई भी नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। वहीं पे साल को पता चल जाता है कि एलन के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है और वो जो मैजिक पावर अपनी बॉडी के साथ रिलीज कर रहा है वो बस एक आर्टिफिशियल इनहेंसमेंट है जिसको आर्टिफैक्ट के साथ जोड़ा गया है और उसे एलन के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसके पास कोई भी शॉर्टमैनशिप टैलेंट नहीं है और वो आसानी के साथ उसके अटैक्स को डॉज करते रहता है। फिर साल एलन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है, देखो कि असली स्ट्राइक कैसे होती है। इसके बाद साल वहाँ पे शॉर्ट ब्लेड का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए एलन के दाहिनी आंख के ऊपर हमला करता है और उसे अंधा बना देता है। इसके बाद एलन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी आंख, मेरी आंख। वहीं पे आइजक हंसते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि यंग मास्टर कुछ कमाल के होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें गलत समझ लिया। जो भी सर्वेंट को उसने हराया, क्या वो सभी एक्टिंग कर रहे थे क्या? इस पे कूपर फैमिली का हेड आगे से कहता है कि तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। वहीं पे आइजक आगे से बताता है कि उसे जैसे ही पता चला कि एलन और उसकी छोटी बहन की सगाई होने वाली है तो फिर उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि वो अपनी बहन की शादी एक ऐसे इंसान से करने दो जो कि बिल्कुल किसी काम का नहीं है। वहीं पे कूपर फैमिली का हेड भी आगे से कहता है कि तुम्हें ज्यादा ही चिंता हो रही है। अगर रॉयल फैमिली ने ये शादी गारंट न की होती तो फिर शायद पता नहीं तुम्हारी बहन की शादी हो भी पाती या नहीं। खैर आइजक कॉपर फैमिली के हेड से ज्यादा मुंह नहीं लगता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये मत भूलना कि हम दोनों फैमिलीज के बीच में एक जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है अगले 10 दिनों के अंदर। वहीं पे कूपर फैमिली का हेड आगे से एलन को कचड़ा कहने लगता है। इसके बाद कूपर फैमिली का हेड किसी औरत से पूछता है, पता नहीं ये हैरा है या नहीं, कि साल का नाम क्या है। वो औरत कूपर फैमिली के हेड को बताती है कि उसका नाम साल है और ये उसी की मिस्ट्रेस में से किसी एक का बच्चा है और किस मिस्ट्रेस की बात हो रही है ये उसे नहीं पता है। वहीं पे कूपर फैमिली के हेड को पता ही नहीं था कि साल उसका बच्चा भी है और कूपर फैमिली के हेड को ऐसा लगता है कि साल का टैलेंट उसी की वजह से आया है। इसके बाद कूपर फैमिली का हेड साल को अपने स्टडी रूम के लिए बुलाता है कि वहाँ पे आओ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कूपर फैमिली का हेड अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि साल अपनी एबिलिटी को छुपा रहा है ताकि वो फ्यूचर में उसकी फैमिली के अंदर उत्तराधिकारी की पोजीशन को चुरा सके। वहीं पे उसे साल के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है बस एक नजर देखने से, जो बिल्कुल गलत होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो साल को आसानी के साथ निपटा सकता है। खैर इसके बाद फैमिली हेड साल से कहता है कि 10 दिनों के अंदर वो शैडो स्क्वाड को लीड करेगा लॉस्ट क्रिस्टल सिटी के अंदर जहाँ पे आइजक फैमिली भी होगी और वो दोनों मिलके उसके अंदर जाएंगे जहाँ पे आइजक फैमिली को ड्रैगन नेक मिलना है। और वो साल को एक शॉट देते हुए कहते हैं कि इसकी मदद से वो टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल सिटी को एक्टिवेट कर सकता है। वहीं पे साल को पता चल जाता है कि कूपर फैमिली के हेड साल को वहाँ पे लीडर के तौर पे भेज रहे हैं तो फिर उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं होने वाले हैं। लेकिन साल इस आपदा को अवसर में बदल सकता है ड्रैगन नेक को चुरा के, इसीलिए वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कूपर फैमिली के हेड साल को आगे से बताते हैं कि उनकी एक अलग से रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट हमें नहीं बताई जाती है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि साल के फादर यानी कूपर फैमिली
फैमिली के हेड अच्छे हैं या इंसान है, तो मैं एक ही जवाब कहूंगा, भड़वा है साला। अगले सीन में हम लोग साल को देखते हैं जो कि शैडो स्क्वाड को लीड करते हुए क्रिस्टल सिटी की तरफ जा रहा था और वो अपने साथ एंड्रिया को भी लेके आया था जो कि ग्रिफिन के बेटे के ऊपर बैठी हुई थी। और हम लोग अभी के लिए इसे मियो बुलाते हैं क्योंकि साल ने इसका नाम मियो ही रखा है। वहीं पे एंड्रिया को चिंता हो रही थी कि साल उसे अपने साथ लेके आया है और बिना फैमिली को बताए हुए, लेकिन साल उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब साल उन लोगों की तरफ देखता है तो वो लोग डर के कहते हैं कि हाँ, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो लोग सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह बिल्कुल भी क्रिस्टल सिटी की तरह नहीं लग रही थी, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं था कि क्रिस्टल सिटी कैसे दिखती है और ड्रैगन एग कहाँ पे है। वहीं पर लोग आइजक फैमिली की हेड सिस्टर ग्लोरिया को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहती है कि ऐसा लगता है कि कूपर फैमिली की इलाइट टीम को पता ही नहीं है कि क्रिस्टल सिटी दिखती कैसी है। जिसके बाद ग्लोरिया आगे बढ़ती है और क्योंकि उसने साल के बारे में काफी ज्यादा सुन रखा था, इसीलिए वो साल के साथ काफी अच्छे से बात करती है और हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन साल उसे इग्नोर करके एंड्रिया और मियो से कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रुकोगे और अंदर नहीं जाना है। वहीं पे ग्लोरिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और वो उसे कहती है कि हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन साल उसे कहता है कि देखो चुपचाप, अगर हम लोगों ने एक साथ मिलके सनसेट से पहले पोर्टल को एक्टिवेट नहीं किया तो फिर ये ट्रिप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। वहीं पे हम लोगों को साल से पता चलता है कि ग्लोरिया साल के हमेशा पीछे पड़ जाती थी जब भी वो दोनों मिलते थे ट्रेनिंग करने के लिए, इसीलिए वो अपनी मन के अंदर सोचता है कि मैं इस बददिमाग औरत से हमेशा टकरा ही जाता हूँ। और वो अपनी मन के अंदर बस यही सोचता है कि बस मियो को जो मिशन दिया गया है वो सक्सेसफुली इसे पूरा कर दे। जिसके बाद साल और ग्लोरिया आगे बढ़ते हैं और वो एल्डर के ऊपर खड़े होके टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। और वो लोग जैसे ही उसे एक्टिवेट करते हैं तो फिर पूरी क्रिस्टल सिटी जाग उठती है और वहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल आ जाते हैं। वहीं पे वो लोग सिटी का नजारा ले ही रहे थे कि उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि आइजक फैमिली का एक सोल्जर शॉट को बाहर निकालने लगता है, ये सोचते हुए कि वो कूपर फैमिली के जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें मार देगा और ड्रैगन एग को अपने साथ आइजक फैमिली के अंदर लेके जाएगा। इसके बाद फैमिली हेड जरूर उसे रिवॉर्ड देंगे और वो जैसे ही शॉट को बाहर निकालता है तो फिर वहाँ पे ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और साल उनसे चिल्ला के कहता है कि जल्दी से पीछे हटो। और तभी वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लाइट सेंटाइनल एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि क्रिस्टल सिटी के गार्ड्स होते हैं। जिसके बाद वो गार्ड्स अपने हाथों को धारदार क्रिस्टल शॉट के अंदर चेंज करते हैं और कत्लेआम मचाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे जिस बंदे ने शॉट को बाहर खींचा था उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो आगे से चिल्लाने लगता है। ग्लोरिया तेजी के साथ आगे बढ़ती है और थ्रोन स्लैश नाम के अटैक का इस्तेमाल करते हुए गार्ड की गर्दन उड़ा देती है और उस बंदे को बचा लेती है। इसके बाद ग्लोरिया उसे कहती है कि भड़वे तुझसे किसने कहा था कि तू अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। जिसपे वो सोल्जर आगे से कहता है कि वो तो ये सब कुछ फैमिली के लिए कर रहा था, लेकिन ग्लोरिया उसे कहती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम ये सब कुछ बस खुद के खातिर कर रहे थे। उसी टाइम पे दो गार्ड्स तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं जो कि ग्लोरिया के ऊपर अटैक करने वाले थे और ग्लोरिया यहाँ पे मारी जानी थी, लेकिन साल तेजी के साथ आगे बढ़ता है जो कि अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों गार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें मार गिराता है। इसके बाद साल वहाँ पे लीडर की तरह अपनी स्क्वाड को ऑर्डर देता है कि जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर आओ। तो फिर वो सभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेशन को ले लेते हैं। इसके बाद वहाँ पे डार्क शैडो एक फॉर्मेशन बनती है और ये नाम मैंने खुद से दिया है। वो फॉर्मेशन तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उसके अंदर से कई सारे हाथ निकलते हैं जो कि उन सभी गार्ड्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद साल तेजी की तरफ से आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए और वो यहाँ पे लाइट की पावर को यानी कि गार्ड्स की पावर को चेक करना था और साथ ही में वो अपनी शैडो पावर को भी चेक करना चाहता था। जिसके बाद वो सामने की तरफ एक स्लैश मारता है और तीनों गार्ड्स को एक ही बार में हरा देता है। वहीं पे ग्लोरिया की नजरों में भी साल की इज्जत बढ़ जाती है कि साल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे साल के सामने एक क्रिस्टल आता है और साल उसे जब पकड़ लेता है तो वो क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे वो तुरंत ही सिल्वर शॉट गार्डियन से गोल्ड शॉट मास्टर के लेवल पे आ जाता है। जिसके बाद उसे सामने की तरफ एक पिलर दिखाई देता है जहाँ पे एक खांचा बना हुआ था। साल उस क्रिस्टल को उस खांचे के अंदर लगा देता है तो फिर अर्थक्वेक आने लगता है, जिसके बाद वो पूरा पिलर जमीन के नीचे जाने लगता है और यही वो रास्ता था जो इन लोगों को ड्रैगन की गुफा के अंदर लेके जाएगा। इसके बाद ये लोग जब नीचे आते हैं तो फिर उन्हें दिखाई देता है कि यहाँ पे अंडे नहीं, अंडों का पूरा परिवार है। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि हर कोई एक एक अंडा लो और तुरंत यहाँ से बाहर निकल लो। वहीं पे साल अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बेवकूफ यहाँ पे अंडे के लिए लड़ रहे हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे डेमोनिक ड्रैगन आ जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। ग्लोरिया और साल दोनों आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों से कहते हैं कि वो उन लोगों को कवर देंगे तब तक वो लोग अंडे उठाएं और यहाँ से निकल लें। लेकिन जब वो लोग पिलर के पास पहुँचते हैं तब तक वो पिलर अपने आप ही ऊपर जाने लगा था, क्योंकि वहाँ पे कूपर फैमिली का एक बटलर था। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसपे ये बंदा बताता है कि कूपर फैमिली के हेड ने इसे ऑर्डर दिया था
कि ये शैडो स्कॉट का इस्तेमाल कर ड्रैगन को रोकने के लिए, जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करके आइजैक फैमिली से अंडा चुरा लेगा। इसके बाद ये लोग अपना अंडा ले लेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली कूपर फैमिली का हेड ये नहीं चाहता था कि किसी को भी ड्रैगन का अंडा मिले। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। वहीं पे ग्लोरिया साल से कहती है कि कूपर फैमिली का हेड सच में बहुत ज्यादा कमीना है, हमें अकेला छोड़ा तो छोड़ा तुम लोगों को भी साथ में घसीट लिया। साल आगे से कहता है कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता था। ग्लोरिया साल से कहती है कि तुम जब इस बारे में जानते ही थे तो भी यहाँ पे चले आए मरने के लिए। सालों से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मैं यहाँ पे मरने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद वो ड्रैगन की ब्रेथ को अवॉइड करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है और उसके एक पंख को काट देता है और ग्लोरिया से कहता है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मरने वाला है। लेकिन उसी टाइम पे ड्रैगन दोबारा खड़ा होता है और साल के ऊपर अपने पंजे से एक अटैक करता है तो साल जमीन में जा घुसता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन दोबारा साल के ऊपर अपनी ब्रेथ से अटैक करता है, लेकिन ग्लोरिया मून साइन स्वॉर्ड स्टील अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और साल से कहती है कि अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक ही अटैक में ढेर कैसे हो गए। इस पे साल उसे मदद के लिए मांगता है और उससे कहता है कि वो उसका ध्यान भटकाए और उसे जैसा ही मौका मिलेगा तो वो ड्रैगन के दिल के ऊपर अटैक करके उसे मार देगा। और साल ग्लोरिया से कहता है कि सिर्फ एक वही है जिसके ऊपर साल भरोसा कर सकता है। इससे ग्लोरिया काफी खुश होती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि वो एक गिफ्टेड स्वॉर्ड्स वुमन है, इसलिए वो बेशक किसी को भी निराश नहीं करेगी। वहीं पे साल ने फिर से चारा डाला था और मछली ने चारा पकड़ लिया। वहीं पे ग्लोरिया अकेले ड्रैगन के साथ फाइट करती रहती है और साल से पूछती है कि वो एक जगह पे खड़ा क्यों है, लेकिन साल आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। तो फिर ग्लोरिया को ऐसा लगता है कि साल ने अपनी सारी एनर्जी खो दी है, अब वो काफी ज्यादा थक चुका है और कुछ टाइम के लिए खड़ा ही रहेगा और उसे समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो सभी लोग मारे जा सकते हैं, इसलिए अब उसे यहाँ पे उसी मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद ग्लोरिया अपनी फैमिली की सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करती है, शॉर्ट डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से वो ड्रैगन के ऊपर कई सारे हमले करती है और उसे बुरी तरीके से घायल करने लगती है, जिससे वो ड्रैगन नीचे झुक जाता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। तो फिर चंगू मंगू आगे बढ़ते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पे ग्लोरिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने ये कर दिखाया, लेकिन उसी टाइम पे ड्रैगन दोबारा उठ खड़ा हो जाता है, जिससे चंगू मंगू की पैंट गीली हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पे ग्लोरिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब उसके पास भी एनर्जी नहीं बची थी। जिसके बाद साल वहाँ पे एक्शन लेता है और सभी लोगों से कहता है कि छुप जाओ। जिसके बाद वो स्वॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस थर्ड स्किल का इस्तेमाल कर सकता है, ब्लड शैडो स्लैश, जिसकी मदद से वो ड्रैगन के ब्लड का ही इस्तेमाल करता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके अपने 2 क्लोन बना लेता है। इससे ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता भी नहीं था कि साल इस तरह की होली ग्रेड शॉर्ट टेक्निक को भी जानता है। वहीं पे ग्लोरिया को पता चल जाता है कि ये फॉरबिडन ब्लड मैजिक है, जिसको एम्पायर ने काफी टाइम पहले ही ब्लॉक कर दिया था, जिसका इस्तेमाल कूपर फैमिली के हेड बैटलफील्ड के दौरान करते हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि ये शॉर्ट टेक्निक तो काफी टाइम पहले ही गायब हो चुकी थी, आखिरकार साल के पास ऐसे क्यों आए। इसके बाद ग्लोरिया को यह भी पता चल जाता है कि साल ने उसे चारा दिया था ताकि वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करे और उसके ब्लड को बाहर निकाले। इसके बाद वो साल के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक तरह से चारे की तरह इस्तेमाल करने से। इसमें साल आगे से कहता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने किया है, वैसे भी पिछली लाइफ के दौरान वो एक प्यादे के अलावा कुछ भी नहीं था और ऊपर से उसे छोड़ दिया गया था, इसीलिए वो इस लाइफ के अंदर चुपचाप बैठ के अपने आप को इस्तेमाल होते हुए थोड़ी ना देखेगा। इसके बाद साल ड्रैगन की गर्दन के ऊपर अटैक करता है और उसकी गर्दन को काट के उसे मार देता है। इसके बाद बचे कुछ लोग साल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन साल उनकी तरफ अपनी तलवार करता है और कहता है कि बिल्कुल भी पास मत आना। इसके बाद साल के ऊपर शॉर्ट डीमन का ऑरा हावी होने लगता है और वो साल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद तुम आसानी के साथ निकल जाओगे, हम दोनों बिल्कुल एक तरह हैं और एक ही बन जाएंगे। और वो साल को बहकाते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी ताकत को मेंटेन रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें खून और फांस को लगातार खाना पड़ेगा। इसके बाद वो उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जाओ और जाके उन्हें मार दो, उन्हें मारने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद साल उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है तो चंगू मंगू वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एंड्रिया आ जाती है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और साल को शांत कर देती है। इसके बाद हमें वही इतिहास का सबसे पुराना और कमाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो पानी में डूबता है और हीरोइन उसे बाहर निकालती है। भाई ये सीन चेंज करो, कोई अच्छा लगा दो यार, पानी में डूबता हुआ इंसान कभी लौट के वापस नहीं आता। फिर इसके बाद साल को होश आता है तो वो लोग जंगल गुफा से बाहर निकल आए थे। एंड्रिया साल को बताती है कि उसने साल के ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर दिया है, इसलिए अब उसके ऊपर डीमन दोबारा हावी नहीं होगा और बाकी सभी लोग भी ठीक हैं। इसके बाद वो साल को दिखाती है कि उन लोगों ने पूरी तरीके से ड्रैगन के अंडे को बचा लिया है और उनके पास ड्रैगन का अंडा आ चुका है और आइजैक फैमिली पहले ही यहाँ से
जा चुकी है उस लाल बालों वाली लड़की के साथ, इसीलिए उन लोगों को अंडे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए अब उसे मिशन के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद साल एंड्रिया को शुक्रिया कहता है ये सब करने के लिए। जिसके बाद साल अपनी तलवार को उठा लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने मियो को ये काम दिया था कि वो एंड्रिया को एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे वो उसके मरने का नाटक कर सके। इसके बाद वो फैमिली को छोड़ के जा सकती है और फैमिली को इसके बारे में पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए वो गुस्से में मियो के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि साला मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुम वो भी ढंग से नहीं कर पाए। लेकिन एंड्रिया मियो के सामने आ जाती है और साल को रोक लेती है। मियो आगे से बताता है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी और इसे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए हमें सीक्रेट रियलम के अंदर आना ही पड़ा। और एंड्रिया साल से कहती है कि चलो हम लोग बैठ के बातें करते हैं। वह फिर साल को मियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसी टाइम पे चंगू मंगू आगे बढ़ते हैं तलवार लेके साल की तरफ। साल को ऐसा लगता है कि ये दोनों उसके ऊपर हमला करके अंडे को चुराने वाले हैं, लेकिन वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उस बंदे को मार देते हैं जिसने इन्हें धोखा दिया था। जिसके बाद वहाँ के जितने भी शैडोज थे वो सभी साल के सामने झुक जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो लोग अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन उन लोगों को फैमिली ने छोड़ दिया था मरने के लिए और अगर साल वहाँ पे न होता तो वो सभी लोग मारे जाते हैं। इसीलिए वो वहाँ पे कसम खाते हैं कि वो अब से फैमिली को छोड़ के हमेशा साल के ही साथ रहेंगे और उसकी हर एक बात मानेंगे जब तक वो मर नहीं जाते हैं। उसी टाइम पे एंड्रिया साल को बताती है कि अंडा हिलने लगा है और तभी वो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। इसके बाद साल वहाँ पे ड्रैगन के ऊपर हुक्म करता है और उसे कहता है कि डिमोनिक ड्रैगन हमेशा ताकतवर का कहना मानते हैं, इसलिए अब से साल उसका मास्टर होगा। और ड्रैगन भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे चंगू मंगू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि साल ने सक्सेसफुली एक ड्रैगन को भी टीम कर लिया और वो लोग उसे बधाइयां देते हैं कि उसने सक्सेसफुली ड्रैगन को भी टीम कर लिया है। जिसके बाद साल उन लोगों को बताता है कि आज के दिन से वो यहाँ पे कूपर फैमिली के खिलाफ बगावत को छेड़ने वाला है। इसके बाद हम लोग कूपर फैमिली के हेड को देखते हैं, जहाँ पे एलन जिद कर रहा था कि उसे घोड़ा रेस करनी है, जिसपे हेरा उसे कहती है कि जब उसका बाप काम खत्म कर लेगा तब वो लोग उसके साथ जाएंगे। लेकिन वहीं पे कूपर फैमिली के हेड का दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि उसे पता चला था कि साल ना ही मारा गया है बल्कि ऊपर से उसने वहाँ पे ड्रैगन को मार दिया है और उसके बच्चे को भी टीम कर लिया है। और वो एलन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो किसी काम का नहीं है, जिसपे हेरा एलन की साइड लेते हुए कहती है कि इसमें इसकी क्या गलती है, तुमने वहाँ पे इसे भेजा ही नहीं, अगर ये वहाँ पे जाता तो ये भी ड्रैगन को मार के उसे जरूर टीम कर लेता। इसके बाद हेरा कूपर फैमिली के हेड को वहीं पे छोड़ के एलन के साथ बाहर निकल जाती है। जिसके बाद हेरा अपने बटलर से पूछती है गिटी प्रिवेशन मैजिक के बारे में कैसा चल रहा है। इसपे बटलर बताता है कि उन लोगों ने सक्सेसफुली रिसर्च को कंप्लीट कर लिया है, अब बस उन्हें एक टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत है जिसके पास एस रैंक का टैलेंट हो, ताकि वो लोग ये चेक कर सकें कि उनका मैकेनिज्म सही से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद वो लोग उसका इस्तेमाल साल कूपर के ऊपर तुरंत कर सकते हैं। इस पे हेरा आगे से कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है, अब मैं आखिरकार उस कमीने से अपना पीछा छुड़ा सकती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये अभी हाल ही में अपलोड हुई है, अगर इसे पहले से किसी ने एक्सप्लेन किया है तो बहुत ज्यादा बढ़िया, अगर किसी ने भी नहीं किया है तो जैसे ही बाकी नए चैप्टर आते हैं तो मैं इसे ऑल एक्सप्लेन कर दूंगा।